गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। मैंने बताया था कि हम एक तो क्लास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए उसी को कंटिन्यू रखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमने एक टॉपिक कर भी लिया था, मौर्य पूर्व समाज। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों को इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा कि उनके एक साथ दो सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, एक बार इस पर समझ विकसित हो जाएगी तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडविल हिस्ट्री में दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को आगे करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। सबसे पहले तो ये है कि ये आधुनिक भारत का इतिहास क्यों कहा जाता है, इसे आधुनिक भारत क्यों कहा जाता है, कि आधुनिक भारत इसे किस लिए कहा जाता है। आधुनिक भारत या इंग्लिश में इसे मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है, कि ऐसा क्या बदलाव आया था कि ये मॉडर्न हो गया था। इंडिया था कि वो मॉडर्न हो गया था, या भारत को आधुनिक किस आधार पे कहा गया। क्या कोई ऐसी तकनीक विकसित हुई या कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित हुई कि भारत की जो विकास है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई हो, या कुछ इस प्रकार का विकसित हुआ कि समाज में एक अलग बदलाव देखने को मिला। क्योंकि कोई चीज़ आधुनिक होती है तो यानी कि उसके समाज में परिवर्तन आता है, राजनीति में परिवर्तन आता है, या फिर आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होता है, जिसके लिए आधार क्या होता है कि कुछ नई तकनीकें आती है, जिससे हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो क्या ऐसा हुआ? वास्तविकता ये है कि ये जो सब जो आधुनिक भारत है, ये तो हमें 1947 के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद देखने को मिला। फिर भी हम जो इतिहास है इसे आधुनिक भारत का इतिहास क्यों कहते हैं? इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसे आधुनिक भारत का इतिहास कहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये टर्म अंग्रेजों ने दी थी, ना कि हमने दी थी। उन लोगों का मानना था कि हम भारत में आए हैं तो इन असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं। एक कारण तो ये था। दूसरा ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जैसी व्यवस्था को हमने लागू किया। तीसरा इनका मानना था कि कुछ हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई। तो इन आधारों पर ये लोग कहते हैं कि ये आधुनिक भारत है। पर वास्तविकता ये थी कि वो सिर्फ अपने व्यापार को प्रमोट करने आए थे। उनका मकसद सिर्फ एक था कि भारत का अधिक से अधिक शोषण करना, और इसका फायदा जो भारत का धन का फायदा या भारत के कच्चा माल है उसका फायदा ब्रिटेन को करना। उन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, ब्रिटेन में वो उसे बनाते थे और फिर उसे भारत के ही बाजारों में बेच देते थे। कच्चा माल सस्ते दर पर खरीदते थे और जो बना हुआ माल था वो महंगी दरों पे बेचते थे। परिणाम क्या हुआ कि हमारे जो देसी उद्योग धंधे थे, कारीगर थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके। तो ये एक कंसेप्ट था जिसे हमने समझा है। अब जो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, या यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। एग्जैक्टली इसे हम व्यापारी कहेंगे, यूरोपियन व्यापारियों का भारत में आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। देखिए, अगर मैं यूरोपीय व्यापारी की बात करूं तो भारत में विभिन्न यूरोपीय देशों से विभिन्न व्यापारी आए थे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से किन किन देशों से व्यापारी भारत में देखने को मिले। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश एंड स्वीडिश, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, डेनिश
स्वीडिश। ये व्यापारी हमें देखने को मिले और ये मैंने जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में ये आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद डच भारत में आए, उसके बाद अंग्रेज भारत में आए, उसके बाद फ्रांसीसी भारत में आए, फिर डेनिश भारत में आए और फिर स्वीडिश भारत में आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, डेनिश एंड द स्वीडिश। कई बार इनके आने का क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको इसी क्रम में इन्हें याद रखना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। अब डिनर के बाद ही स्वीडिश ली जाती है, स्वीडिश कभी डिनर से पहले नहीं ली जाती। तो डेनिश एंड द स्वीडिश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुर्तगाली डिजिटल, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, फ्रांसीसी, डच, स्वीडिश। 1 2 3 4 5 6 ये याद रखना है। दूसरा, इसी से रिलेटिवली एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कंपनियों के स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, PAD फ्रांस, डेनिश एंड द स्वीडिश, सिर्फ आपको इन दो का क्रम बदलना है। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था जो अंग्रेजी कंपनी थी वो 1600 में स्थापित हुई थी, जिसका नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि डच कंपनी का जो नाम था वो था 1602 में स्थापित हुई थी और इसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस वजह से सिर्फ इसके क्रम में कंपनियों के स्थापना में ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अक्सर ये दोनों क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। बताया सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो हमें पुर्तगाल के बारे में पढ़ना है कि पुर्तगाली व्यापारी किस प्रकार से आए थे। पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल में कुछ ऐसी स्थानीय परिस्थितियां पैदा हो चुकी थी कि वहां पर उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इस वजह से वहां के जो बाजार थे वो वहां के विभिन्न उत्पादों से अटे पड़े थे, यानी कि वहां पर डिमांड कम थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में पुर्तगालियों को नई मार्केट की तलाश थी, नए बाजार की तलाश थी। तो उसी क्रम में वहां के राजा प्रिंस हेनरी ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि आप नए समुद्री मार्गों के द्वारा भारत की तरफ रुख करें। ठीक है, तो इसके लिए वहां के राजा प्रिंस हेनरी ने अपना पैसा भी लगाया, यानी कि सरकार ने वहां पर पैसा लगाया। वो व्यापारियों को मोटिवेट करते थे, प्रोत्साहित करती थी कि आप अपना मतलब ये कि आप अपने जहाज लेकर जाएं और सरकार इसके लिए आपको पैसा भी देगी और जो मुनाफा होगा उसमें आपको हिस्सेदारी भी होगी। यानी कि ये एक प्रकार से आज के युग में देखा जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट था, यानी कि सरकार भी वहाँ आपको इन्वॉल्व हो रही थी और व्यापारी भी यहाँ पे आपको इन्वॉल्व देखने को मिल रहे थे। तो प्रिंस हेनरी के प्रोत्साहन के प्रमुख परिणाम स्वरूप सबसे पहले बार्सोलोम्यू डायस ये समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की तरफ रुख करते हैं, यानी कि भारत की तरफ सबसे पहले रुख करने वाले व्यक्ति कौन थे कि बार्सोलोम्यू डायस। लेकिन ये जैसे ही समुद्री मार्ग के द्वारा केप ऑफ गुड होप जिसे आज का केप टाउन कहा जाता है, वर्तमान में इसे केप टाउन कहा जाता है।
केप टाउन कहा जाता है। तो उस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये रास्ता भटक जाते हैं और ये भारत तक नहीं पहुँचते। तो यानी कि बार्सोलोम्यू डायस का एक असफल प्रयास था भारत तक पहुँचने के लिए। लेकिन बार्सोलोम्यू डायस को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्गों का रास्ता, समुद्री मार्गों को खोजने का कार्य किया। उसके बाद ये यहाँ आके विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन इनके इसी समुद्री मार्ग की खोज के परिणाम स्वरूप कई अन्य व्यापारी भी भारत की तरफ प्रोत्साहित होते हैं। इन्होंने ये जो कार्य किया था वो 1487 एडी या 1488, कई बुक्स में 1488 दिया हुआ है और कई बुक्स में 1487 एडी में ये कार्य किया था। अब इनसे प्रोत्साहित होकर वहां के एक और अन्य व्यापारी ने, जिसका नाम था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, इन्होंने ये कार्य मई 1498 में किया था। ये अपने 3 जहाज़ों के साथ समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज में निकल पड़ते हैं या भारत के लिए निकल पड़ते हैं। अब इन 3 जहाज़ों में एक जहाज़ को खुद वास्को डिगामा ड्राइव कर रहे थे, दूसरे जहाज़ को इनके भाई ड्राइव कर रहे थे और तीसरे जहाज़ को इनके असिस्टेंट ड्राइव कर रहे थे। एक जहाज़ में खाने पीने की सामग्री थी और जो ज़रूरत का सामान था वो था, दूसरे जहाज़ में व्यापार के लिए सामान था, तीसरे जहाज में आयुध सामग्री थी, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत आए तो हमारे पास युद्ध करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। और ये तीनों इस जो मार्ग बार्सोलोम्यू डायस ने खोजा था उसी मार्ग के रास्ते ये भारत के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये केप ऑफ गुड होप, जिसे मैंने अभी बताया कि इसे केप टाउन कहा जाता है, यहाँ पहुँचते हैं तो इनके जो 2 अन्य साथी थे वो मार्ग भटक जाते हैं और ये इनसे बिछुड़ जाते हैं। अब वास्को डिगामा अकेला पड़ चुका था। अब यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने वास्को डिगामा का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। तभी इनकी मुलाकात एक गुजराती व्यापारी अब्दुल यजीद, कई जगह इसका नाम अब्दुल मजीद भी दिया गया है, तो अब्दुल यजीद से होती है। और अब्दुल यजीद इन्हें ऑफर देते हैं कि मैं आपको भारत में पहुंचा सकता हूं। लेकिन वास्को डिगामा चूंकि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही अब्दुल यजीद ने जो सौदा तय हुआ कि आप मुझे इतनी मोहरें देंगे और मैं आपको भारत पहुंचा दूंगा, तो ऐसी स्थिति में वास्को डिगामा इस बात को मान चुके होते हैं। उन्हें उन पे के अलावा भरोसा करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वास्को डिगामा गुजराती व्यापारी अब्दुल यजीद की सहायता से भारत में सबसे पहले कोच्चि में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही ये कोच्चि में प्रवेश करते हैं तो वहां के जो स्थानीय व्यापारी थे, जो तुर्क और उस समय पे तुर्क व अरब व्यापारियों का दबदबा होता था, और ये तुर्क तथा अरब व्यापारी वास्को डिगामा का विरोध करते हैं। ये इनका विरोध करते हैं, लेकिन वास्को डिगामा अपनी चतुराई से इन लोगों को हरा देता है तथा इनके जहाज़ों पर कब्जा कर लेता है। अब वास्को डिगामा की दूसरी चतुराई ये देखने को मिलती है कि इनके द्वारा जो लूटा गया जहाज़ था, इन्होंने इनका जो जहाज़ लूटा था उस जहाज़ को वहाँ के स्थानीय राजा जैमोरिन
राजा जैमोरिन। ये याद रखना है कि ये जो जैमोरिन है ये एक उपाधि है, ना कि नाम है। राजा जैमोरिन को भेंट कर देता है सस्ते दरों पर, और इसके परिणाम स्वरूप राजा जैमोरिन उनका एक भव्य स्वागत करते हैं, तथा जब पुर्तगाल के लिए वास्को डी गामा विदा लेता है तो उन्हें उनका जहाज बहुत ही सस्ते रेट पर भर देते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप जब पुर्तगाल में वास्को डी गामा पहुंचता है तो वो उस व्यापार में 60% का मुनाफा कमाता है। 60% का मुनाफा होता है, और परिणाम स्वरूप जो वास्को डी गामा है उसकी गिनती पुर्तगाल के धनी व्यापारियों में की जाने लगी। अच्छा, यहाँ एक और कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि क्या यूरोपीय व्यापारियों से पहले क्या भारत में व्यापार होता था, या भारत का किसी भी अन्य देश से कोई ताल्लुकात नहीं था। तो इस पे थोड़ी सी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा। देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इससे पहले ऐसा नहीं था कि भारत में व्यापार नहीं होता था। स्थलीय मार्गों के द्वारा भारत में व्यापार होता रहा है, और मुल्तान जिसे भारत का गोल्डन गेट कहा जाता है या प्रवेश द्वार कहता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसके द्वारा तुर्क, अरब के व्यापारी भारत में प्रवेश करते थे और यहां पर व्यापार करते थे। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत में जो व्यापार होता था वो सोने व चांदी की मुद्राओं में होता था, यानी कि विनिमय प्रणाली में सोने व चांदी की मुद्राएं होती थी, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम जो था वो सोने व चांदी की मुद्राओं में किया जाता था। तो इसीलिए भारत को सोने व चांदी की, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये बात सही है कि यूरोपीय व्यापारियों ने समुद्री मार्गों के द्वारा भारत में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में व्यापार नहीं होता था। भारत में व्यापार रहा है, और तुर्क और अरब के व्यापारियों ने यहाँ से काफ़ी मुनाफा भी कमाया है। अब जैसे वास्को डी गामा वहाँ पहुँचा और उसकी गिनती धनी व्यापारियों में की जाने लगी, तो और जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो भी भारत की तरफ रुख करते हैं। तो पहला जो अभियान था वो वास्को डी गामा ने 1498 में चलाया था। दूसरा अभियान दूसरा अभियान 1500 में एक और व्यापारी वास्को डी गामा की प्रेरणा से भारत में आता है, जिसका नाम होता है अल्बारेज जाब्राल। अल्बारेज जाब्राल। तो ये दूसरा अभियान था इसके द्वारा। अब जब पुर्तगालियों ने ये देखा कि यार भारत में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं व्यापार करने की, तो पुर्तगालियों ने वहाँ पर एक वाइसराय की नियुक्ति की। और इसी क्रम में चूंकि वास्को डी गामा पहले आ चुके थे, तो वास्को डी गामा की सहायता से ही भारत में पहले वाइसराय, पुर्तगाल के जो पहले वाइसराय थे वो भारत में आए, और इनका नाम था फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा। फ्रांसिस द अल्मोड़ा। फ्रांसिस द अल्मोड़ा। लेकिन जब पुर्तगाल से ये चले थे तो पुर्तगाल के राजा ने ये इन्हें हिदायत दी थी कि आप वहाँ सिर्फ व्यापार करेंगे, आप वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जो या राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा को भारत में पहला वायसराय कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट वायसराय इन इंडिया फ्रॉम पुर्तगीज।
फर्स्ट वायसराय इन इंडिया फ्रॉम द पोर्तुगीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये आए, ये आए थे 1505 में और 1508 तक ये भारत में रहे, यानी कि 3 साल तक ये भारत में रहे और इन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरुआत कर दिया। इसके पीछे कारण क्या थी? अब चूंकि वायसराय आ चुके थे, भारत से पुर्तगाल का एक तरीके से देखा जाए तो औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी व्यापार की, और इसी के परिणाम स्वरूप तुर्क, अच्छा इन्होंने चूंकि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आए थे? कोची में आए थे। तो यहाँ पे 2 और चीज़ें मैं बताऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा कि यहाँ कुछ चीज़ें आपको नई सुनने को मिल रही हैं, जैसे कंपनी, किला जिसे आप इंग्लिश में फोर्ट कहेंगे, तीसरा फैक्ट्री। ये क्या होती हैं? क्या फैक्ट्री में वास्तविकता में कुछ उत्पादन होता था? इन सब मामलों में हम डिस्कस करेंगे। अब जब मैंने बताया कि वास्को डी गामा सबसे पहले कोची में भारत में आए थे, उसके पश्चात फ्रांसीसी द अल्मोड़ा के लिए वो जमीन तैयार कर चुके थे, तो कोची में ही फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किया, फोर्ट का निर्माण किया। फोर्ट या किले का निर्माण किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले फोर्ट या किले का निर्माण सबसे पहले कोची में फ्रांसीसी द अल्मोड़ा के द्वारा किया गया। इसके अलावा इन्होंने कई जगह पर फैक्ट्रीज भी लगाई। फैक्ट्री इन्होंने कोची में लगाई, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में लगाई, तीसरी फैक्ट्री अंजादीवा, में लगाई, चौथी फैक्ट्री किलवा यहां पर लगाई। तो 4 फैक्ट्रियों की इन्होंने स्थापना की थी, कोची, कन्नूर CANNORE, अंजादीवा ANGDIVA एंड किलवा KILWA, किलवा। यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई। और जैसा मैंने अभी बताया कि फोर्ट या किले का निर्माण इन्होंने कहाँ पर किया था? कोची में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब दूसरी चीज़, जैसे ही इन्होंने व्यापार की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी, तो तुर्क, अरब और गुजराती व्यापारियों से इन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ये लोग पुर्तगालियों से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति इनके साथ रहती थी। तो इसी के परिणाम स्वरूप इन तीनों ने एक गुट बनाया और पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और इनके साथ एक युद्ध हुआ जिसे हम बैटल ऑफ चोल कहते हैं, यानी चोल का युद्ध। और ये युद्ध 1508 में हुआ था। बैटल ऑफ चोल। और बैटल ऑफ चोल की में फ्रांसीसी द अल्मोड़ा, जो कि पुर्तगाल के वायसराय थे, उन्हें एक भारी कीमत तय करनी पड़ी, भारी कीमत चुकानी पड़ी। और वो भारी कीमत ये थी कि इन्होंने अपना पूरा परिवार इस युद्ध में खो दिया। और अब चूंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने एक नीति दी जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा द्वारा जो नीति दी गई उसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति।
इस नीति के द्वारा इन्होंने समुद्र में सीमाओं का निर्धारण किया और ये तय किया कि ये आपका एरिया है, ये पुर्तगालियों का एरिया है, पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार करेंगे, यहाँ पे तुर्की व्यापार करेगा, यहाँ पे अरब व्यापार करेगा, इस प्रकार से। तो ये जो, और इस प्रकार से उन्होंने पुर्तगालियों के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको बखूबी संरक्षित किया। तो ये फ्रांसीसी द अल्मोड़ा की पूरी एक कहानी कही जाती है। अब तो इनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का ही था। इसके बाद इन्हें दोबारा पुर्तगाल में बुला लिया गया। इसके बाद जो दूसरे वायसराय भारत में पुर्तगाल की तरफ से आए वो थे, दूसरे वायसराय थे भारत में अल्फारेज अल्बुकुर्क। अल्फारेज अल्बुकुर्क, और इनका जो कार्यकाल था 1509 से 29 तक था। और इन्हें रियल फाउंडर इन इंडिया फ्रॉम पोर्तुगीज कहा जाता है, यानी कि वास्तविक भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरा, इनके साथ एक और कंसेप्ट भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि इन्हें डिस्प्यूटेड वायसराय भी कहा जाता है, विवादित वायसराय, डिस्प्यूटेड वायसराय इंडिया फ्रॉम पोर्तुगीज। डिस्प्यूटेड वायसराय भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आज के दिन आप एक टर्म देखते हैं। एक तो ये थे कि इन्होंने, मैंने बताया कि जैसे पुर्तगाल के महाराजा प्रिंस हेनरी की तरफ से, राजा की तरफ से ये सख्त हिदायत थी कि आप सिर्फ व्यापारिक काम करेंगे, लेकिन इन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप किया और उसके अलावा धार्मिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप किया। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। और अगर आज आप देखेंगे तो देखिए, गोवा में आज भी कुछ आप जाएंगे तो पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। गोवा में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, तो परिणाम स्वरूप इसीलिए इनको डिस्प्यूटेड वायसराय भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था, आज के दिन जो टर्म दी जाती है लव जिहाद, हालांकि आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है या फिर मतलब कि इसका कोई फॉर्मल वे में डिस्कशन नहीं करना, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लव जिहाद, इन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया कि आप बाय हुक बाय क्रुक किसी भी प्रकार से भारतीय स्त्रियों से विवाह करेंगे ताकि यहाँ पर व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस वजह से भी इन्हें डिस्प्यूटेड वायसराय कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सारे ही गलत काम किए थे या फिर सिर्फ गलत नीतियां अडॉप्ट की थी। ये पहले वायसराय थे भारत में जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। बेहतरीन काम इनका क्या था? वो काम था भारत में सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, तो ये एक इनका अच्छे कामों में माना जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से इन्हें डिस्प्यूटेड वायसराय थे। इनके विजय अभियान कौन कौन से? 1510 में इन्होंने
गोवा को जीता, गोवा विजय। यहां पर इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया था। यूसुफ आदिल शाह को हराकर इन्होंने ये जीता था। ये एक महत्वपूर्ण विजय थी। गोवा विजय के परिणाम स्वरूप ही गोवा विजय किसने की थी? 1510 में अल्फारेज अल्बुकुर्क ने की थी। यही आकर जब तीसरा वायसराय नीनो डी कूना आएगा, वो इसे कोच्चि की बजाय गोवा को अपनी राजधानी बना लेगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर 1510 में अल्फारेज अल्बुकुर्क ने गोवा को विजय प्राप्त की। दूसरी चीज, अन्य विजय जैसे कि 1511 में इन्होंने मलक्का की विजय की थी। मलक्का विजय इन्होंने की थी। इसके अलावा 1515 में फारस की खाड़ी व हरमुज की खाड़ी पर विजय प्राप्त की थी। तो 1511 में मलक्का विजय, 1515 में फारस की खाड़ी व हरमुज की खाड़ी, इन दोनों पर विजय प्राप्त की थी। और 1510 में गोवा पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी कि इन्होंने अल्फारेज अल्बुकुर्क ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद इनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, इन्हें भी पुर्तगाल वापस बुला लिया गया। और इसके बाद जो तीसरे वायसराय भारत में आए थे, उनका नाम था नीनो डी कूना। नीनो डी कूना। और इनका जो कार्यकाल था वो 1529 से 1538 तक के बीच में रहा था। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि गोवा जो थी वो अल्बुकुर्क ने विजय ली थी, लेकिन गोवा को इन्होंने कोच्चि की बजाय गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गोवा को राजधानी किसने बनाया? गोवा को राजधानी फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने बनाया, नीनो डी कूना ने बनाया, या फिर अल्बुकुर्क ने बनाया, या नन ऑफ दिस। तो ज़्यादातर जो है वो अल्बुकुर्क लगा के आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है कि गोवा को राजधानी नीनो डी कूना ने बनाया था। इन्होंने भी बहुत सारी विजय प्राप्त की। कुछ हद तक विजय बसीन द्वीप, हुगली, इन तीनों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। और इनके साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह को समुद्र में डुबो दिया था। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें थी जो पुर्तगालियों के बारे में महत्वपूर्ण थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह को समुद्र में डुबोया। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, अब चूंकि पुर्तगालियों का व्यापार में था, लेकिन अब अन्य कंपनियों का भी भारत में आगमन हो चुका था। परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो अब खत्म होने लगे और पुर्तगालियों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा और पुर्तगाली पतन की तरफ मुंह करने लगे। तो क्या क्या इनसे छीना गया, ये हम इन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खत्म हुई। और आखिरी में 1961 में भारत ने गोवा को अपने आखिरी जो इनके साथ शासन था, आखिरी जो राज्य था वो गोवा बचा था। और उसी लास्ट में गोवा, दमन द्वीप, इनको हमने पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त करवाया था। लेकिन धीरे धीरे ये अपने क्षेत्रों को खत्म करते जा रहे थे, क्षेत्रों को हारते जा रहे थे। तो कौन इस क्रम में, विभिन्न क्रमों में हम इन्हें देखेंगे।
1641 में अंग्रेजों द्वारा हुगली छीना जाता है। एक चीज। दूसरा, इसी क्रम में 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने इनसे हुगली का क्षेत्र छीना। हुगली छीन लिया। और इसी क्रम में 1641 तक आते आते इनसे मलक्का डचों द्वारा छीन लिया जाता है। और आखिरी में 1739 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनसे सालसेट व बसीन क्षेत्र छीना जाता है। और मैंने बताया कि लेकिन इसके बावजूद भी सीमित क्षेत्र में इनका प्रभाव स्वतंत्रता के पश्चात तक बना रहता है। गोवा इनके अधीन फिर भी रहता है। आखिरी में गोवा को व दमन द्वीप को हम 1961 में इनसे मुक्त करवा लेते हैं। तो 1961 में भारत सरकार द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को पुर्तगालियों से छीन लिया गया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 1961 में भारत सरकार द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा छीन लिया जाता है। और इस प्रकार से पुर्तगालियों का भारत में प्रभुत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जाता, आज भी अगर आप गोवा में जाएंगे पुर्तगाली इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पुर्तगाल में हैं, ईसाई सबसे ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर। तो ये चीज़ें रही हैं। अब बात आ जाती, क्या कारण था कि पुर्तगाली जो शुरू में आए थे और वो बाद में धीरे धीरे पिछड़ते गए। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इन विभिन्न कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था धर्म का प्रचार। ये पुर्तगालियों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना, जिस वजह से पुर्तगालियों को अपना पतन देखना पड़ा। दूसरा कारण, अन्य कंपनियों के आगमन से पुर्तगाली कंपनियों का प्रतिस्पर्धा होना। कि पुर्तगाली कंपनियों के प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिस वजह से पुर्तगालियों को अपना पतन देखना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों का भारत में योगदान नहीं है। पुर्तगालियों का भारत में काफ़ी अहम योगदान है। कुछ ऐसी चीज़ें आई जो पुर्तगालियों की भारत में देन है, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से पुर्तगालियों ने भारत में काफ़ी मतलब पुर्तगालियों ने भारत से लेकर गए और वो पुर्तगाल में लेके गए और एक अच्छा मुनाफा किया। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो भारत से पुर्तगाल में ले गई वो हम देखते हैं। भारत से पुर्तगाल में, भारत से गई, और दूसरी जगह मैं लिख रहा हूं भारत में आई। कहां से? पुर्तगाल। चावल, कच्चा रेशम, सूत, अफीम,
मसाला, नील। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत से पुर्तगाल में गई हैं। चावल, कच्चा रेशम जिसे आप रॉ सिल्क कहते हैं, सूत, कॉटन, अफीम, ओपियम, मसाला, नील, इंडिगो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से पुर्तगाल में गई हैं। उसके अलावा पुर्तगाल से भारत में क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि नील पुर्तगाल में कहाँ से आया, तो वो भारत से आया। चावल भारत से गया है। अब प्रिंटिंग पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। प्रिंटिंग प्रेस है, काजू है, मूंगफली है, बादाम है, अनानास है, लीची है। इसके अलावा आलू, पटेटो, आलू भारत में पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा शकरकंद, जिसको आप स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ये भारत में पुर्तगालियों की देन है। तो ये सारी चीज़ें भारत में पुर्तगालियों की देन है और ये सारी चीज़ें ये हैं। लास्ट में एक कंसेप्ट हमने छोड़ा था कि कंपनी क्या होती है या फैक्ट्री क्या होती है। ये क्या है कंपनी? मैंने अभी बताया कि एक जिस देश से कोई व्यापारी आते थे वो एक कंपनी बनाते थे, परमिशन लेते थे राजा से कि हम वहाँ व्यापार करना चाहते हैं, और कंपनी, जैसे कि अंग्रेज द ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की सहमति से, ठीक है, और फिर भारत में व्यापार करने आए थे। इसी प्रकार से पुर्तगालियों ने भी कंपनी बनाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डचों ने बनाई थी। इन सब के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भारत में आना चाहते थे, यूरोप से इंडिया में आ रहे थे। तो ये एक आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा मैंने बताया था फैक्ट्री। देखिए फैक्ट्री के मामले में अक्सर पूछा जाता है, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हुआ है। फैक्ट्री का मतलब ये लोग जहाँ वो माल लेकर आते थे और उसको एक गोडाउन के रूप में, मतलब वहाँ पे संरक्षित रखते थे, और उसे ही फैक्ट्री बोला जाता है, और उसको भारत से में बेच देते थे और मुनाफा कमाते थे। तो ये फैक्ट्री का कंसेप्ट है। दुर्ग का क्या है? उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फोर्ट बनाना, तो ये दुर्ग है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका एक लाइक, कमेंट एंड शेयर हमें इंस्पिरेशन देता है बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए, और आपका सहयोग है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।